तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम को किस तरीके से यूज करते हैं, क्या हमारे लिए ये एक बड़ा टॉपिक बन रहा है या फिर हमारी ये हेल्प कर रहा है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल में ये हमारे को कॉम्प्लिकेटेड बना के दे रही है या न्यूमेरिकल में हमारी ये हेल्प कर रही है, ये सारी चीजें आज अपन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, और इस तरीके से करेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स वर्क एनर्जी थ्योरम के वो आपको इजी लगने लगे। इस तरीके से अपन इसको डिस्कस करते हैं, न कि अपन बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर कि फोर्सेज की अगर अपन बात करें कि टोटल कितने फोर्सेज हो सकते हैं, तो देखो सर वर्क डन फोर्स किसका हो सकता है, फोर्स हो सकता है स्प्रिंग का प्लस, और फोर्स किसका हो सकता है, फोर्स हो सकता है ग्रेविटी का। देखना वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे बनती है। और फोर्स किसका हो सकता है, तो सर स्प्रिंग हो गया, ग्रेविटी हो गई। फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन का, बिल्कुल फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन का। और फोर्स किसका हो सकता है, स्प्रिंग का फोर्स हो गया, ग्रेविटी का फोर्स हो गया, ठीक है। एक्शनल फोर्स हो सकता है, एक्शनल का मतलब जैसे मैंने पकड़ के किसी को खींचा या मैंने पकड़ के किसी को पुश किया, ये एक्शनल फोर्स हो सकता है। और फोर्स हो सकता है सूडो, फोर्स हो सकता है सूडो फोर्स। तो सूडो के अपन इतना डिटेल में नहीं लेके चलेंगे, जब भी सूडो की न्यूमेरिकल आते हैं ये तब आता है जब फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, ठीक है। तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो सर फोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो ये फोर्सेज हो सकते हैं, जितने भी फोर्सेज हमारे काम में आते हैं वो सारे लिख दिए। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, वो फोर्स मैंने यहां नहीं लिखा। मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो नहीं लिखा क्योंकि ये हमारे यहां पर मैकेनिक्स में काम में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो मैकेनिक्स में जो जितने फोर्सेज हो सकते हैं, जितने हमारे काम में आते हैं, वो सारे फोर्सेज अपन ने लिखे। तो सर क्या क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है स्प्रिंग का, फोर्स हो सकता है ग्रेविटी का, फोर्स हो सकता है फ्रिक्शन का, फोर्स हो सकता है एक्शनल, और फोर्स हो सकता है सूडो। ये फोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। और मान लो कि ये सारे फोर्सेज लग रहे हैं, मान लो ये सारे फोर्सेज लग रहे हैं, तो इन सबको जोड़ दिया और ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा F। ये नेट फोर्स हो गया F, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो मैकेनिक्स में कौन कौन से फोर्सेज हो सकते हैं, तो ये सारे फोर्सेज अपन ने बनाए, ठीक है। अब ये वाला जो लेफ्ट पार्ट है इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा, ये एज इट इज चल रहा है हमारे पास, ठीक है। स्प्रिंग का फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, फ्रिक्शन का, एक्शनल, और ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ओके। और ये F हो गया, दैट इज इन सबको जोड़ दिया तो ये टोटल फोर्स आ गया हमारे पास F। और सारे मान लो कि सेम डायरेक्शन में है तो सब सिंपली जुड़ गए, ठीक है। ये F हो गया, और इस F को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर आंसर है ma। अच्छा, M की जगह M आया, A को क्या लिख सकता हूं, तो सर आंसर है dv/dt, ठीक है। इसको आप क्या करो, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करवाओ, इधर भी dx है और इधर भी dx है, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखें तो ये dx/dt क्या बन गया, v। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया mv dv, और नीचे आ गया हमारे पास dx, और इधर लेफ्ट में वही चल रहा है सेम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बार मैं यहां लिखता हूं ये सारा, F स्प्रिंग का, F ग्रेविटी का, F फ्रिक्शन का, F एक्शनल, और F सूडो, ठीक है। ये हो गया, ये सारे आ गए। ये जो dx है इसको इधर भेज रहा हूं मैं, तो अगर इस dx को मैं इधर लाता हूं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, फिर से Fs Fg Ff F एक्शनल और F सूडो, और ये ब्रैकेट लगाया और यहां लगा दिया अपन ने dx। इस dx को इधर भेज दिया, तो इधर हमारे पास क्या बचा, ये बचा mv dv, ठीक है भैया। अगर मैं इस dx को अंदर लेके जाता हूं तो देखो क्या बनता है, f dx, फिर ये भी f dx, ये भी f dx, ये भी और ये भी। f dx क्या होता है, तो अभी मैंने बोला कि अगर एंगल 0 है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है dw इज f dx cos थीटा, तो cos थीटा तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, dw इक्वल टू f dx। तो ये f इंटू dx, ये क्या बन गया, वर्क डन। तो यहां क्या लिखूंगा, दिस इज वर्क डन, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटी, this is work done by friction, this is work done by actional, और this is work done by pseudo force, और ये हमारे पास हो जाएगा mv dv के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये कंप्लीट हमारे पास क्या आया, वर्क डन आया, दिस इज दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सारा लिख दिया, ठीक है।
अच्छा, अब क्या कर दिया, एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अगर ये f और ये dx है तो f dx का मतलब क्या हो जाता है, तो हमें पता है कि dw जो होता है वो f dx cos थीटा होता है, यानी कि एक्चुअल में ये dw थे ये, तो इनके आगे मैंने d भी लगा दिया, यहां पर भी लगा देता हूं, यहां पर भी लगा देता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। एक्चुअल में ये क्या था, छोटा सा वर्क डन था dw। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं, तो इधर इंटीग्रेट करूंगा तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, dw वर्क बन जाएगा, कंप्लीट वर्क डन w। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से वापस वही चीज, ये वर्क डन हो गया, ये वर्क डन ग्रेविटी का हो गया, ये वर्क डन फ्रिक्शन का हो गया, ये वर्क डन एक्शनल वर्क डन हो गया, और ये वर्क डन सुडो का वर्क डन हो गया। ठीक है, और इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर इंटीग्रेट कर दिया अपन ने, m कांस्टेंट रहेगा, बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा v dv। ये हमारे पास, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और ये इधर बन जाएगा m, और v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। ये हो गया v स्क्वायर, और 2 को मैंने बाहर ले दिया और लिमिट लगा दी फ्रॉम u टू v, तो यहां लिमिट लगा दी फ्रॉम u टू v, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज m बाई 2, और ये हमारे पास हो जाएगा v स्क्वायर, सॉरी हाँ v स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा u स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और माइनस ये क्या हो गया, हाफ mu स्क्वायर, यानी कि ये भी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कोई बड़ा अपने इसमें कुछ किया नहीं है, अभी सिंपली अपने वर्क डन वगैरह निकाला है, और dw सॉरी ये जो dx आ गया था f dx, तो dw होता है f डॉट dx, और f dx बन जाता है, तो f dx dw हो गया था, ये सारे dw को इंटीग्रेट करके w बनाया और कुछ नहीं किया। अब ध्यान से अगर देखें, ये स्टेप लगातार चल रही है, तो मैं इसको यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं, यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं इस स्टेप को। लेफ्ट पोर्शन जो है वो ये है, और राइट पोर्शन जो है वो ये है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इस पे ध्यान दो आप, इनमें कुछ फोर्सेज जो है वो है कंजर्वेटिव, कुछ फोर्सेज क्या है कंजर्वेटिव, और कुछ फोर्सेज क्या है नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, कि कोई आपने वर्क डन किया और वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, या फिर पहले बात कर लेते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कोई आपने वर्क डन किया और वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे एक बॉडी को मैं यहां से यहां लाऊं एच हाइट पे, अब ऐसे लाऊं चाहे ऐसे घुमा के लेके जाऊं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है तो वो फोर्स होता है कंजर्वेटिव, और वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड करता है तो वो फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखे, आई होप आपको पता होगा, नहीं है तो यहां से हल्का फुल्का सुने आप। तो ये हो गया फोर्स बाय स्प्रिंग, तो जब आप वर्क डन करते हो स्प्रिंग के अगेंस्ट, तो उस कंडीशन में पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन बाय जो स्प्रिंग है, वर्क डन बाय स्प्रिंग पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी मैंने क्या बोला कि अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो वो फोर्स होता है कंजर्वेटिव, यहां लिख देते हैं साइड में, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, पहले लिख दो नहीं कर रहा है, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो वो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स कंजर्वेटिव। और अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो यहां पर कौन कौन से जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करते हैं, तो ये जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन बाय ग्रेविटी है ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग और वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हमें पता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिमिलरली वर्क डन बाय स्प्रिंग भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इनकी जगह मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखना इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, यहां लिख दिया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या है, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन तो जब आप वर्क डन करते हो और फ्रिक्शन होता है, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन है तो वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो फोर्स कौन सा हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
और ये हो जाएगा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। एक्सटर्नल और इसको तो सूडो तो मान के चल रहे हैं कि सूडो केवल और केवल याद रखो अभी कि सूडो तभी होता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। ऐसा अपन नीट लेवल में बहुत रेयर चांस होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को पढ़ते हैं, इसलिए इसको मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। तो ये हमारे लिए हमेशा कितना रहेगा, 0, ये हट गया। और वर्क डन बाई एक्सटर्नल है, तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है पाथ पे डिपेंड और नहीं भी हो सकता है। तो नो डाउट एक्सटर्नल जो है वो एक्चुअल में काउंट इसी में होता है, जो हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं वो हमेशा किस में काउंट होता है, कंजर्वेटिव में। फिर भी मैं इसको अलग रख रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल इजी हो जाए। तो ओवरऑल सर क्या करने की कोशिश की, ये जितने भी हमारे पास वर्क डन आए इनकी कैटेगरी डिसाइड की कि कौन सा वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, कौन सा वर्क डन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है। तो हमें पता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये दोनों वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव। एक्सटर्नल को छेड़ना नहीं है, ये आता इसी में, ये लेकिन इसको अलग रखा अपन एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल ताकि न्यूमेरिकल इजी हो। और वर्क डन बाय सूडो जो है उसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये अपन काम में नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास है। तो सर ओवरऑल क्या लिख दिया, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड था LHS उसको मैंने क्या लिख दिया, उसको मैंने लिख दिया, देखना मैं लिखता हूं यहां पर, नेक्स्ट स्टेप यहां लिख रहा हूं, इन दोनों को मिला के कर दिया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये हो जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। इसको भी एज इट इज लिख रहा हूं ताकि न्यूमेरिकल इजी लगे। तो नॉन कंजर्वेटिव वालों को एज इट इज लिख दिया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और एक्सटर्नल वाले को भी लिख दिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक है, ये कैटेगरी बना दी कि कौन कौन से कंजर्वेटिव में आ रहे हैं, कौन कौन से नॉन कंजर्वेटिव में आ रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव वालों को समझाने के लिए बता दिया मैंने आपको, अदरवाइज लिखते टाइम अपन ने वापस उसको यही लिखा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इजी लगने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास, तो इन दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, ये हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। और नॉन कंजर्वेटिव को लिखा नहीं है, याद रखना है बस, और एज इट इज लिख दिया, एक्सटर्नल को भी एज इट इज लिख दिया और इसको हटा दिया। ठीक है सर, अब इस पे डिस्कस करो आप, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जाम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, कोई भी एक कंजर्वेटिव ले लेते हैं, जैसे स्प्रिंग का ले लेते हैं। तो ध्यान से समझना ये कि जब आप स्प्रिंग को दबाते हो तो आपने फोर्स किधर लगाया, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर करवाया, इधर, तो एंगल कितना हुआ, 0, तो वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव। जब आपने इसको इधर दबाया तो स्प्रिंग ने किधर दबाया, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं हल्का सा कि ये है और मैंने इसको इधर दबाया, तो जब आपने इसको इधर दबाया और यहां ले आए x डिस्प्लेसमेंट, तो आपने फोर्स किधर लगाया, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, एंगल कितना, 0, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, FDX dw, पॉजिटिव। उस टाइम पे स्प्रिंग ने किधर फोर्स लगाया, तो आपने इधर दबाया तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया इधर, स्प्रिंग ने फोर्स लगाया इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, इधर, तो एंगल कितना, 180। फोर्स तो स्प्रिंग का इधर है लेकिन डिस्प्लेस तो इधर ही हो रहा था, तो फोर्स इधर, फोर्स स्प्रिंग किधर लगा रही है, इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना, 180। cos 180 -1 होता है तो dw कितना हो जाएगा, -FDX। अब ये क्या है, दिस इज वर्क डन बाय मी, और ये क्या है, दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग। दोनों में क्या रिलेशन है, तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग आ रहा है वो सेम ऐसा ही आ रहा है वर्क डन बाय मी, लेकिन दोनों में क्या है, साइन का डिफरेंस है कि ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट है नेचर के। ठीक है, एक वर्क डन पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसलिए माइनस आया। तो क्या समझ में आया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल यानी कि मेरा वर्क डन और वर्क डन बाय स्प्रिंग दोनों बराबर है लेकिन माइनस के साथ। अब ध्यान से समझे क्या होता है। तो स्पेशली अपन, मेरा पिछली वीडियो में अपन ने देखा था वर्क डन बाय स्प्रिंग के बारे में, तो यहां पर अपन डिस्कस करते हैं, ये रिलेशन याद रखना। तो पिछले वीडियो में जो वर्क डन आया था वो कितना आया था, वर्क डन आया था ½ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ये वर्क डन आया था। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो ये आया था, आपको देखना पड़ेगा, ½ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ये हमारे पास आया था, ये वर्क था। और ये वर्क की क्या होती है, एनर्जी, ये वर्क की क्या था, एनर्जी। और अगर इसको ध्यान से बोलूं तो ये होता है चेंज इन एनर्जी, डेल्टा यू। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल के आया, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये लिख सकते हैं। अब ये वर्क डन किसका था, मेरा, एक्सटर्नल। अब अपन बात करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग,
यानी कि वर्क डन बाय स्प्रिंग का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं यहां इसकी जगह लिखता हूं वर्क डन बाय स्प्रिंग यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग बोल दो चाहे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है वर्क डन, तो क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव। देखना, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस W की जगह अगर मैं ये लिखता हूं तो मेरे वाला वर्क डन और इसका लिखूंगा तो साइन कौन सा आएगा, माइनस। इस W की जगह क्या लिखूंगा मैं, तो इस W की जगह माइनस WS, ये आ गया। और इस माइनस WS को क्या लिख दिया, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और माइनस वो का वही रह गया, ठीक है। और ये किसके बराबर आ गया, UF माइनस UI, ये आ गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बना लो तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है, इधर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस UI माइनस UF, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। थोड़ा सा एक बार आपको हो सकता है कि लगे कि यार ये क्या पढ़ा दिया, कैसे पढ़ा दिया, कितना पढ़ा दिया, बुक में तो 4 लाइनों में वर्क एनर्जी थ्योरम को खत्म कर दिया, ये इतना क्यों बताया जा रहा है। ये सारा इसलिए बताया जा रहा है ताकि न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए, और कोई मेरा टारगेट नहीं है, ठीक है, समझे। तो सर स्टार्टिंग से चले कि कितने फोर्स हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं। इस फोर्स को अपन ने सबको जोड़ दिया तो नेट फोर्स आ गया F, और मान के चल रहे हैं सारे एक ही डायरेक्शन में है तो सिंपली जोड़ दिया और F आ गया। F को अपन ने लिखा MA, इसको फर्दर सोल्व किया, यहां से चलते चलते इस dx को इधर ले आए तो ये वर्क डन बन गया। ये छोटे वर्क डन थे, इंटीग्रेशन किया, कंप्लीट वर्क डन बनाया, इधर इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये आया। राइट पोर्शन कंप्लीट हो चुका था, फाइनल के फाइनल माइनस के इनिशियल। लेफ्ट पोर्शन पे डिस्कस किया कि कौन कौन से कंजर्वेटिव कौन कौन से नॉन कंजर्वेटिव है, तो ये हो जाएगा। तो हमें पता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव होता है, तो ये हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करने का मतलब दिस इज नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है तो उस कंडीशन में वो वाला जो फोर्स होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, तो ये हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। एक्शनल को एज इट इज रख दिया, सूडो हमने मान लिया 0 है। तो ओवरऑल ये दोनों क्या हो गए, दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, तो ये हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। लेकिन इसको लिखते टाइम एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज लिखा, ये अपन ने रखा ताकि इजी रहे हमारे लिए। तो ओवरऑल हमारे पास ये आया। अब अपन ने डिस्कस किया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, तो उसके लिए ये पूरी की पूरी अपन ने यहाँ डिस्कस किया कि सर एक्चुअल में हमारा वर्क डन जो हमने निकाला था, तो मेरा वर्क डन क्या था, पॉजिटिव, और स्प्रिंग का वर्क डन क्या है, नेगेटिव। मेरा पॉजिटिव तो स्प्रिंग का नेगेटिव, तो यहाँ रिलेशन बन गया कि इस वर्क डन की जगह अगर ये लिखना है तो साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पहले जो मैंने वर्क डन किया वो लिखा, तो मैंने वर्क डन कितना किया था, स्प्रिंग पे इतना वर्क डन किया था। इसको मैंने क्या लिख दिया, एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू। तो हमारे पास आ गया W इज डेल्टा यू यानी कि UF माइनस UI, और ये वर्क डन था मेरा। तो कंजर्वेटिव का वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो जाएगा माइनस के साथ। तो इस W को मैं क्या लिखूंगा, तो ये W माइनस ऑफ दिस, तो माइनस लिखा, माइनस को इधर किया तो UI माइनस UF आया, दैट्स ऑल। अब इस UI और इसको इधर लिखता हूं, देखना जरा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की जगह क्या लिख दिया, UI माइनस UF, ये लिख दिया, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्शनल, एज इट इज लिखा। इसको उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखना, ये बच जाएगा हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्शनल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा KF माइनस UI, सॉरी KI, और ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस UI माइनस UF। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, KF और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा KF प्लस UF, ये माइनस का KI और ये माइनस का UI, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया KI प्लस UI, ये हमारे पास आएगा। अगर ये दिख नहीं रहा है तो ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, इधर लिख देता हूं कि वर्क डन बाय, सॉरी हमारे पास आ गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्शनल इज इक्वल टू, मेरे पास आया था KF माइनस KI, KF माइनस KI, ये हमारे पास आया था। और इसको आगे क्या लिखा मैंने, इसको आगे क्या लिखा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव की जगह रखा UI माइनस UF, UI माइनस UF, ये आ गया। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन एज इट इज, वर्क डन बाय एक्शनल एज इट इज, और ये आ गया KF माइनस KI, ठीक है। इसको उधर लेके जा रहा हूं तो इधर क्या बचेगा, ये दो टर्म, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्शनल इज इक्वल टू KF माइनस KI
माइनस ui माइनस uf, इसको लिखा वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्शनल इज इक्वल टू के एफ, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसको लिखा के एफ प्लस यू एफ, फिर माइनस के आई माइनस यू आई, तो माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया माइनस, तो अंदर बच गया प्लस। ये दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। रटना नहीं है, अपन को न्यूमेरिकल पे काम लेना है। तो सिंपली ये पूरा प्रोसेस था, कहां से आया। अब इसके बाद में यहां से जिस बच्चे को चलो प्रोसेस समझ में आया बहुत बढ़िया बात है, जिसको समझ में थोड़ा सा कम आया या फिर वो चाहता है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल हिट करें, तो ये याद रखो बस, ये अगर याद है तो आप न्यूमेरिकल सारे कर सकते हो। यूएफ सॉरी वर्क डन बाय फ्रिक्शन वर्क डन बाय एक्शनल इज इक्वल टू दिस 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 दिस। एक दो न्यूमेरिकल करके बताता हूं ताकि आपको एहसास हो, फील आए कि कैसे करते हैं अपन। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा इसके अंदर, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको बहुत आसानी रहेगी। अब जिन्होंने इसको अच्छे से समझा है वो न्यूमेरिकल के लिए रेडी रहेंगे। देखना, सिंपल कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो जैसे ये नॉर्मल से एक एग्जांपल है कि एक हेमीस्फीयर है, थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं। ये हेमीस्फीयर है, ठीक है, गोला आधा, ये इसकी रेडियस है आर, ये इसका सेंटर है, और इसको ऐसे रख रखा है सरफेस पे। यहां कोई एक बॉल है जिसकी हाइट जो है वो स्मॉल h है, और ये जो आपका हेमीस्फीयर ये स्मूथ है। कैसा है ये? स्मूथ। ये भी गिवन है, और नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट स्मूथ ही मान के चलेंगे। ओके, इसमें ये कंडीशन दे रखी है कि जब इसको मैं यहां से थ्रो करता हूं, आई यूज द वर्ड थ्रो नॉट ड्रॉप, मैं इसको छोड़ नहीं रहा हूं, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, नीचे थ्रो कर रहा हूं ऐसे। जब मैं इसको थ्रो करता हूं तो ये यहां इस एज तक पहुंच जाता है, यहां तक आ जाता है। जब मैं इसको इधर से थ्रो करता हूं तो ये यहां तक पहुंच जाता है, इस कॉर्नर तक, फिर वापस नीचे आ जाएगा। ये बात की सिचुएशन है, ऐसा सब कुछ गिवन है। एक हेमीस्फीयर है, बॉल रखी हुई है एच हाइट पे, यहां से थ्रो की, थ्रो करने के बाद में तो इसकी वेलोसिटी जो भी गिवन होगी, मुझे नहीं पता, मैंने मान ली वी। इस वी वेलोसिटी से इसने क्या किया, इसको ऐसे नीचे की तरफ धक्का दिया, तो ये यहां के बजाय इसके बराबर नहीं आया, इससे ऊपर चला गया, इसके बराबर आके नहीं रुका, इस एज तक आके रुका, यहां रुका, फिर वापस चलने लग गया। ऐसा कुछ था सिनेरियो। अब आपको क्या बोला गया कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, सॉरी ये वेलोसिटी निकालनी है कि अगर ये इस एज तक जा रहा है तो आपने इस एज तक पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया, वो वेलोसिटी निकालनी है, वी निकालना है, दैट्स ऑल। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं पर्सनली क्या करता हूं कि ऐसे जब भी न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनका कॉम्बिनेशन होता है, तो मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एक पार्ट है, तो मैं मोस्टली क्या यूज करता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करता हूं, वही मैंने यहां लगाई। और सॉल्यूशन के मेथड हो सकते हैं, लेकिन देखो मैं कैसे करता हूं। तो ये सॉल्यूशन लगाया अपन ने, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, ये मैंने लगाया। अब ध्यान से देखें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, तो स्मूथ दे रखी है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं है तो वर्क डन कहां से होगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना होगा, तो एक्सटर्नल मतलब कोई पकड़ के घिस नहीं रहा है, मैं पुश नहीं कर रहा, मैं मतलब पुश का मतलब ऐसे केवल मैंने धक्का दिया है, ऐसे नहीं मैं पकड़ के लेके जा रहा हूं वहां तक या वापस लेके आ रहा हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल भी जीरो हो गया। अब बात आती है के एफ, अगर देखो तो एलएचएस पूरा जीरो हो गया, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये दोनों बराबर में आ जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं के एफ और यूएफ, तो के एफ का मतलब फाइनल पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली कहां है हम, तो आंसर है सर फाइनली यहां है, ये फाइनल पॉइंट है। और के आई का मतलब क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियली कहां है, तो इनिशियली सर यहां है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। और मेजरमेंट के लिए आप रेफरेंस चूज कर लोगे, कहां से मेजरमेंट करना चाहते हो, तो कुछ भी नहीं दे रखा है या कुछ भी नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट अपन जनरली ग्राउंड को ही रेफरेंस लेते हैं, तो ये हमारा रेफरेंस लेवल हो गया जहां से अपन मेजरमेंट करेंगे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि
अगर के एफ चाहिए, यूएफ चाहिए, यानी कि फाइनल पता होना चाहिए। के आई और यूआई का मतलब इनिशियल पोजीशन पता होनी चाहिए। तो इनिशियली ये यहां था, फाइनली यहां है, लिख दिया। मेजरमेंट कहां से करोगे? बेसिकली यहीं से करेंगे, ये रेफरेंस लेवल होता है। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे आ जाओ। तो इसके अंदर के एफ और यूएफ की वैल्यू, के एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जब यहां आ गई बॉल, तो यहां आके क्या हुई? चलती गई या रुक गई? तो उसने बोला एज तक गई, यानी कि उसके आगे नहीं गई, यानी कि यहां आके क्या हो गई? रुक गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई 0। फिर आता है सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यूएफ। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो यहां से ये कितना ऊपर गया? आर हाइट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। मास इसका मान लो m है, g है, और h। तो यहां से कितना ऊपर गया? h का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? तो सर ये यहां से यहां चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट r। तो ये हो गया हमारे पास r। h का मतलब एक तरीके से होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो कितनी हाइट पे गया? तो यहां से सर ये वर्टिकली इतना ऊपर चला गया, तो ये r हो गया। फिर आते हैं, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया। राइट में के आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली ये क्या था? यहां रुका हुआ नहीं था, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया? धक्का दिया। अदरवाइज इनिशियली क्या होता? अगर मैं छोड़ता इसको, ध्यान से देखना समझना, अगर इसमें लिखा हुआ होता पुश नहीं किया, आपने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप का मतलब क्या हुआ? यहां था और ऐसे छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। लेकिन पुश किया मतलब इनिशियल आपने वेलोसिटी दी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी, यस सर, ये इससे कुछ हाइट पे था। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसके पास? mgh। mg और h कितना? h का मतलब वही वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो कितना ऊपर था यहां से? तो यहां से सर इतना ऊपर था, h। बस दैट्स ऑल। ये इक्वेशन बन गई, यहां से v निकल जाएगा। इस mgh को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा m कॉमन ले लिया, g भी कॉमन ले लिया, और इधर आ जाएगा r माइनस h, इधर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट कर दो, ये 2 इधर भेज दो, 2 यहां से चला जाएगा, m यहां से चला जाएगा, m यहां से चला जाएगा, v और ये रूट हो जाएगा, ये v बन गया। तो 2g r माइनस h इज द v। वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, खत्म काम। आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन इसको करते हैं। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, और यहां पर एक बॉडी है m मास की, ठीक है, और ये यहां से मान लो h हाइट पर है, ठीक है, और यहां से इसको मैंने क्या किया? छोड़ा। तो आपको सबको पता है, छोड़ने के बाद में ये स्प्रिंग पे जाएगा, स्प्रिंग को दबाएगा, तो सिचुएशन क्या आएगी? सिचुएशन ये आएगी, स्प्रिंग दब जाएगी भैया ऐसे। तो यहां के बजाय, ये नेचुरल लेंथ थी इसकी, यहां के बजाय ये यहां आ गई, तो इतना इसमें कंप्रेशन आ गया, और इसको मान लिया अपन इस कंप्रेशन को x, और ये बॉडी यहां पर है इसकी m मास की, ठीक है, ये हो गया। आपको बोला कि ये मैक्सिमम कंप्रेशन x निकाल के बताओ, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लो k। वही चीज मैंने फिर से देखा कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा? तो काइनेटिक और पोटेंशियल में फिर से मैंने लगाना चालू कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे करता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम से? ध्यान से समझे। यहां मैंने लगाया वही वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। ये लगाया मैंने। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, 0। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल नहीं है, 0। तो ये 0 हो जाएगा, इधर इक्वल हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा के एफ और यू एफ। ये चेक करते हैं। रेफरेंस लेवल क्या लोगे? तो देखो रेफरेंस लेवल कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे यहां पर था नॉर्मली ग्राउंड को रेफरेंस लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप ग्राउंड को रेफरेंस ले रहे हो, एक्चुअल में रेफरेंस का मीनिंग ये है कि रेफरेंस मतलब हम जहां से चाहते हैं मेजरमेंट करना, तो हम कहां से चाहते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, आप चाहो जहां से रेफरेंस ले लो। तो जनरली अपन यहां से लेते हैं, लेकिन कई बार अगर रेफरेंस लेवल अपन ग्राउंड से ले रहे हैं तो हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए। तो अगर उससे आंसर नहीं आ रहे हैं तो अपन रेफरेंस वो चूज करें जो इजी बने, यानी कि जहां से आंसर निकालना इजी रहे।
तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि मैं यहां ग्राउंड रेफरेंस क्यों नहीं लेके चल रहा, मैंने इसको रेफरेंस क्यों माना है, ये रेफरेंस लेवल क्यों माना है, आपको भी समझ में आएगा अभी। चलो अपन बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट चूज कर लेते हैं। तो इनिशियली बॉडी कहां थी, यहां पे, ये इनिशियल हो जाएगा, और फाइनली बॉडी कहां चली गई, यहां पे, ये फाइनल हो जाएगा, और ये रेफरेंस लेवल। केएफ की बात करते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि फाइनली आके इसने इसको दबा दिया स्प्रिंग को, उसके बाद में ना स्प्रिंग हिल रही है ना बॉडी, दोनों रुके हुए हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगा 0। फिर आता है यूएफ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो नो डाउट स्प्रिंग में तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि स्प्रिंग दबी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट, के कांस्टेंट, और एक्स आएगा तो एनर्जी आएगी। तो इसमें एक्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर लगेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स कितना है, कितना डिस्प्लेस हुआ, एक्स के बराबर। फिर पोटेंशियल एनर्जी एक और होती है ग्रेविटी वाली, mgh, क्या वो भी है। तो रेफरेंस लेवल यहां से चल रहे हैं मेजरमेंट करते हुए, यहां से कितना ऊपर उठा या कितना नीचे उठा, तो यहां से इतना नीचे उठा, ये इतना नीचे आया, ये बॉडी यहां पर है, फाइनली ये बॉडी यहां पर है, इतना नीचे, तो नीचे के लिए माइनस लेंगे, तो mgh, तो हो जाएगा mg और h कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरा था हमारे पास h, ये पूरा कितना था h, या फिर ये मान लो यहां से h था, सॉरी इसको यहां से h मानो, ये h। तो अब बताओ x कितना हो गया, तो h प्लस x, कितनी हाइट हो गई, h प्लस x, और माइनस में h प्लस x और माइनस में। समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और फोकस करोगे तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो केएफ हमारे पास आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, ना स्प्रिंग ना बॉडी, फाइनल ये पॉइंट, इस पे काम कर रहा हूं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर स्प्रिंग क्या है, दबी हुई फाइनल पॉइंट पे, तो एनर्जी आएगी आपके एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद में यहां पर जब बॉडी है तो रेफरेंस लेवल से कितनी ऊपर कितनी नीचे, नीचे है h प्लस एक्स, ठीक है भैया। इक्वल का साइन लगाएंगे। KI और UI की बात करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली का मतलब यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या है, बॉडी रुकी हुई, बाद में इसको ड्रॉप करेंगे, तो इनिशियली क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल मतलब यहां पर आ जाओ, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो रेफरेंस लेवल यहां है, यहां से कितना ऊपर कितना नीचे, तो ना ऊपर ना नीचे, पोटेंशियल एनर्जी भी 0, दैट्स ऑल। तो ओवरऑल टर्म क्या है, उधर का 0 हो गया, तो ये बराबर में आ जाएगा इसके, खत्म काम। हमें x निकालना है, तो x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऊपर चला गया 2mg ब्रैकेट में h प्लस एक्स डिवाइडेड बाई k, और रूट हो जाएगा तो बन जाएगा x। ये आंसर आ गया भैया। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आए तो जरूर बताएं, रिपीट कर देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। 2 एग्जाम्पल अगर आप खुद से निकाल लेते हो और खुद से आपके सही आ जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूं। थैंक यू।